बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसाना मेहताब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुखे मेहताब। काफ़ी दिनों से एक ही सवाल मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर पूछा जा रहा था कि आपने आफ्ताब इकबाल साहब का शो क्यों छोड़ा। आप नेक्स्ट जो खबरहार के नाम से शो है समा पे चल रहा है उस पर आप क्यों नहीं हैं। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए, मुझसे बारहा ये सवाल किया। ये किसी भी आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो अपने फैंस की, अपने चाहने वालों की किस सवाल का जवाब देंगे, किस सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैंने भी इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था आफ्ताब इकबाल साहब की टीम के साथ। वो मुश्किल मैंने 3 मंथ्स वहाँ पे काम किया है और 3 महीनों में कोई ऐसा इतना बड़ा कोई मैंने तीर नहीं चलाया वहाँ पे जिसकी बिना पे मुझे पूछा जाए कि आप कहाँ गायब हो गई, आप नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है, इस टाइप की सब। फिर आफ्ताब इकबाल साहब का ही जो यूट्यूब चैनल का शो है सारे रंग पंजाब थे, उसमें भी मैं कर रही थी तो बारहा उसका भी आ रहा था कि आप वो शो में नहीं हैं तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। ये आप लोगों का प्यार है। सबसे पहली बात तो ये किसी इंसान के जाने की वजह से, किसी के होने की वजह से, किसी के ना होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है, अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा दुनिया में हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है। ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि आप लोग कह रहे होते हैं उसका मैं दिलो जान से एहतराम करती हूँ, आपके प्यार का बहुत एहतराम करती हूँ। आप लोगों की जो मुझे दी गई इज्जत है हमेशा से, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और रहूँगी हमेशा। गाइस, जहाँ तक सवाल है आफ्ताब इकबाल साहब का शो छोड़ने की, तो पहली बात तो ये है कि जब मैंने वो शो ज्वाइन किया, आफ्ताब इकबाल साहब ने मुझे याद किया, मुझे बुलाया और मुझे उस शो में काम के लिए कहा, जो कि मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है और बहुत बड़ी मेरे लिए इज्जत अफजाई है। उसकी वजह यह है कि आफ्ताब इकबाल साहब नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम है। उनके पीछे, उनके इस बड़े नाम के पीछे उनकी बहुत ढेर सारी मेहनत है, बहुत ढेर सारी स्ट्रगल है, बहुत ढेर सारी पढ़ाई है, बहुत ढेर सारी ऑब्जर्वेशन है और उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देखे होंगे यकीनन, और तब कहीं जा कर के वो इस मकाम पर पहुंचे और इंशाल्लाह रहेंगे, बल्कि इससे भी आगे जाएंगे। बहुत बड़े, माशाल्लाह बहुत बड़े बाप के बेटे हैं जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे वो शो छोड़ने के बाद सिर्फ एक ही दुख है कि ज़फ़र साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि अक्सर मैंने कहा बहुत दफ़ा अपने जो कोऑर्डिनेटर थे हमारे जो, कि मुझे एक दफ़ा मुलाकात करवा दे, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे ज़फ़र साहब को और मुझे भी ज़िंदगी दे। अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो एक दफ़ा उनसे मुलाकात ज़रूर करूँगी। आपका सवाल कि मैंने शो क्यों छोड़ा, देखिए पहली बात तो ये है गाइस, आपने अगर कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन किसी स्टेशन पे आती है और आप जब उसमें सवार होते हैं तो बड़े आराम से, सुकून से, बड़े रिलैक्स माहौल में आप अपना जो भी लगेज है उसको कैरी करते हैं और अपने जा कर के सीट पे बैठ जाते हैं। अब आप 1 मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप ट्रेन चल रही है और आपने उसमें सवार होना है। आप यकीन कीजिए कि आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। चलती ट्रेन है, आपका पाँव स्लिप हो सकता है, फिर ऑलरेडी जो पैसेंजर सीटों पे बैठे हुए हैं आप उनको उठा तो नहीं सकते, आपने अपनी जगह बनानी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक रनिंग में शो चल रहा है, एक ऑलरेडी एक पूरी की पूरी टीम है आफ्ताब इकबाल साहब के पास और जिनके साथ वो काफ़ी सालों से डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक चलती गाड़ी में सवार होना ही बड़ा मुश्किल है, और वो भी आफ्ताब इकबाल साहब के शो में। ये कोई लल्लू पंजू शो तो है नहीं, आफ्ताब इकबाल साहब बाहर ब्रांड है और उनका जो काम है वो दिखता है, नजर आता है, उसके पीछे होमवर्क है और बहुत ढेर सारा होमवर्क है। आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो 38 मिनट्स का, 40 मिनट्स का शो आप जो ऑन स्क्रीन देख रहे होते हैं उसके पीछे कितने घंटे और उसके पीछे कितनी मगजमारी है, कितनी टेंशन है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। जितने भी शो, जितने भी बड़े शोज हैं, जितने भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके पीछे मेहनत होती है और स्ट्रगल होती है, जब भी अल्लाह पाक रिजल्ट देता है। हुआ कुछ यूं कि ऑलरेडी शो चल रहा था, मैंने उस टीम को ज्वाइन कर लिया, बहुत प्यार दिया सब लोगों ने, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। उस शो के हिसाब से वो सभी मुझसे सीनियर थे, सीनियर हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने आफ्ताब साहब के साथ, किसी ने 10 साल काम किया, किसी ने 5 साल, कोई 2 साल से है, और मुझे 3 महीने हुए। अब मैं 3 महीनों में बहरहाल सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आफ्ताब साहब ने सबसे ज़्यादा, और आफ्ताब साहब का ये एहसान हमेशा मैं याद रखूंगी कि उनके बारे में जो एक रेप्यूट है कि बहुत गुस्सा करते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं, फलां करते हैं,
देखिए मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं किसी उस्ताद के बारे में जो है वो कुछ भी आर्ग्यूमेंट करूं। अब उस्ताद क्या है, पहले तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। उस्ताद है क्या? उस्ताद वो नहीं है जिससे आप सीख रहे। ये मेरा मानना है, ये गलत भी हो सकता है, मे बी आप इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि उस्ताद वो नहीं है जो आपको कुछ सिखा रहा है। उस्ताद वो नहीं है जो जिसके नाम के साथ आप उस्ताद लिखते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं, उस्ताद आफ्ताब इकबाल। नहीं, उस्ताद वो है जिसको आप दिल से मान लेते हैं कि ये मेरा उस्ताद है। चाहे आपने उससे पानी पीना सीख लिया हो, चलना सीख लिया हो, बैठना सीख लिया हो, तो वो आपका उस्ताद है। डिपेंड करता है कि आप उसको दिल से क्या मानते हैं। सो आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो नो डाउट मेरे उस्तादों में हैं। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, जहां जिस टीम के साथ काम किया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम किया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे ये समझ में आया कि जो उनके बारे में ये एक चीज मशहूर है कि बहुत डांट देने, बड़ा बेइज्जत कर देने, उसके पीछे क्या है। अब देखिए ना, आप अपने घर में, फर्ज कर लेते हैं हम अपने घर में, आपके घर में 2 बच्चे हैं और अगर मेहमान आ जाते हैं तो आप कुल मिला के 12-15 लोग होंगे। जब थोड़े से गेस्ट आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको एक वक्त में जो आप 2 लोगों को डील कर रहे हैं गुड है, लेकिन जब आप 15-20 लोगों को एक साथ से डील करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कोई चीज आपके मिजाज के खिलाफ हो जाती है। अब देखिए ना, अगर मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी सीट पे बैठी हुई हूँ तो मुझे ये देखना है कि अच्छा मुझे ये कैरेक्टर है, ये रोल है मेरा, ये मैंने परफॉर्म करना है, ये गेटअप है, एंड दैट्स इट। वो जो वहां सीट पे बैठा है एक सिंगल आदमी, उसने 15 लोगों का गेटअप याद रखने हैं, 15 लोगों को लाइंस देनी है, 15 लोगों के मूड समझने हैं और उन 12, 15, 20 लोगों को अलग अलग गाइड करना है। तो जब इतने झमेले होंगे तो कहीं ना कहीं बंदा थोड़ा सा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। फिर एक और बड़ा अजीब सा रिवाज चल पड़ा है गाइस, जिसकी वजह से एक्चुअली मैं ये वो वजह है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं थी ये वीडियो बनाने की। आप लोग प्यार करते हैं, आप फैंस हैं। मैं टिकटॉक पे या मैं इंस्टा पे या मैं यूट्यूब पे एक 10 मिनट की वीडियो बना लेती, 10 सेकंड की, कि जी मैंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया या आफ्ताब साहब के साथ मैं काम नहीं कर रही, दैट्स इट। असल में ये वीडियो बनाने की वजह क्या है? हमारे यहाँ एक बहुत अजीब, मैं बुरा तो नहीं कहूंगी, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी मेरे कोलीग हैं, वो सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। अब सब एक जैसे हैं भी नहीं, तो मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन ये एक बड़ा ही अजीब रिवाज चल पड़ा है कि जब भी आप किसी इदारे के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी टीम के साथ काम करते हैं, गुड, वो बहुत अच्छी टीम है, उस्ताद हैं, सब कुछ है, उनसे अच्छे कपड़े कोई नहीं पहनता, उनसे अच्छे जूते कोई नहीं पहनता, उनसे अच्छी ड्रेसिंग सेंस किसी को नहीं है। कट, आपने शो छोड़ दिया, ओ जी बड़ा बेइज्जत कर देने, वो बड़ा नहीं, वो मैं पहले दिन तो, ऐसा क्यों है? आप मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी और जगह, आप एक आर्टिस्ट नहीं है, मैं फर्ज कर लेती हूँ मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ और मैं कहीं नौकरी कर रही हूँ, कोई 9 to 5 जॉब कर रही हूँ और मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, मैं चुप हो गई, फिर मुझे दोबारा गलती हुई, फिर डांट दिया, 2, 3, 4, 10, जब मेरी एंड हो जाएगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, ऐसे ही होगा ना, मैं जॉब छोड़ दूंगी। अब मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं क्यों नहीं सोशल मीडिया पे जाके खबरें चलाती कि मैं यहाँ पे ये फ्लोर मिल में काम कर रही थी, मैं फलां मेडिकल कंपनी में काम कर रही थी और मेरे बॉस ने मुझे बेइज्जत किया और मैंने उनको छोड़ दिया, ये मैं वीडियो बना रही हूँ, क्यों नहीं? जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि किसी आम कंपनी में, किसी फ्लोर मिल में, किसी दफ्तर में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बॉस है, वो चूंकि सेलिब्रिटी नहीं है तो उसकी बेइज्जती से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब ये आफ्ताब इकबाल चूंकि सेलिब्रिटी है, क्योंकि इसका एक नाम है, क्योंकि एक ये ब्रांड है, तो इसकी इज्जत और बेइज्जती जो है वो रेटिंग है, दैट्स इट। बस उसको अगर किसी ने 2 लफ्ज बुरे कह दिए तो चलो जी ये क्योंकि सेलिब्रिटी है तो इससे अवाम का लेना देना है, और आप लोग ही इसको लाइक करते हैं, आप लोग ही ऐसी चीजों को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, उनको वायरल करते हैं, तभी अगले आर्टिस्ट की हिम्मत होती है और फिर वो जाके किसी बड़े आदमी के खिलाफ वीडियो बना देते हैं। कब तक? क्या हम लोग किसी जगह जब काम करेंगे हमारे मिजाज नहीं मिलेंगे, या हमसे पहले जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने 10-10 साल लगाए हैं, जिन्होंने 5-5 साल लगाए हैं, उन्होंने मेहनत की है, उनको समझने में आफ्ताब इकबाल साहब को 15 साल लगे होंगे, आफ्ताब साहब को समझने में उनको भी तो 10-12 साल लगे होंगे ना। तो उनकी ये जो सारी टाइम है, ये जो सारी कुर्बानी है, ये जो सारी अचीवमेंट है, मैं 3 महीने के अंदर जाके उसको, अब मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से अब क्या आ जाएगा, मतलब मैं उसको वाड़ के रख दूं
कि जी तुम लोग का सारा साइड पे, मैं चूंकि आ गई हूं, अब मैंने सब कुछ चाल संभाल लिए। क्यों? और फिर मुद्दा ये है कि मेरा मिजाज उनके साथ नहीं मैच किया या मेरा काम उनको पसंद नहीं आया। जाहिर है अब हर इंसान को मैं एक अलग किस्म की आर्टिस्ट हूँ, हो सकता है उनको मेरी कॉमेडी ना पसंद आई हो सकता है मैं जो बात कर रही हूँ, जो डायलॉग बोल रही हूँ, उन्होंने उसको नहीं रखा क्योंकि उनको पसंद नहीं है, और वो उनका राइट है, वो उनका शो है, उन्होंने जवाब देने आगे, उन्होंने टीआरपी लेनी है जब तो उनको बताना पड़ेगा, उनको चूज करना पड़ेगा कि अच्छा ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, और यही उन्होंने किया। अगर मैंने 10 बातें की, उसमें से उन्होंने 2 लगाई या 1 लगाई, 8 काट दी, तो नो प्रॉब्लम, वो उनका राइट है। जब हम उनको कमांड दे दी गई है, जब उनको एक सीट दे दी गई है, जब हम उनके पीछे चल ही पड़े, अगर उन्होंने पीछे ऐसी नमाज नहीं थी ली, तो फिर काहे का बुरा और काहे का अच्छा। और फिर हम लोग अपनी सेलिब्रिटीज को बेइज्जत करके, उनके खिलाफ अजीबोगरीब गुफ्तगू करके, उनको बुरा भला कह के हमारी रेटिंग तो आ जाएगी, चैनल पे चुके आ जाएगा, वीडियो तो वायरल हो जाएगी, पर ऊपर भी तो है एक मालिक के कायनात, उसको क्या जवाब देंगे। फिर मेरे पास आप यकीन कीजिए कोई इतना बड़ा ब्लास्टिंग मुद्दा है ही नहीं जो मैं आप लोगों से शेयर करूं और मैं बड़ा वो प्रोमो छड़ दें आगे जी, बड़ी आज मैं ओपन कर रही हूं आफ्ताब इकबाल साहब का शो। क्यों मैं ये सब कुछ करूं? मेरा एक सिंपल सा मुद्दा है, मैंने 3 महीने काम किया, मेरा मिजाज उनके मिजाज के साथ मैच नहीं हुआ, मेरे बहुत सी चीजें, बहुत सा ऐसा काम है जो उनको पसंद नहीं आया, या वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, अच्छा मुझे ये कॉमेडी नहीं, ये कॉमेडी चाहिए। हो सकता है उनको ये फील हुआ, जो कि मैंने भी उनको बारहा कहा कि मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब कंफर्टेबल क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं नई जगह पे थी, मैं नए लोगों के साथ थी, नई टीम के साथ थी, एक नए होस्ट के साथ थी। पहले 1.5 महीने तो मेरी आवाज ही नहीं निकली कि मैं आफ्ताब साहब के सामने क्या बोलूं। आप यकीन कीजिए, जब आफ्ताब साहब एक्सप्रेस न्यूज पे कर रहे थे खबरदार के नाम से, मैंने 5 साल सियासी थिएटर किया वसीशा साहब के साथ, मैं सेम टाइम पे सियासी थिएटर कर रही थी, उसी चैनल पे आफ्ताब इकबाल साहब खबरदार शो कर रहे थे। और आप यकीन मानिए बखुदा मैंने एक दफा, नॉट अ सिंगल टाइम, कभी फेस टू फेस आफ्ताब इकबाल साहब को देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा मिजाज नहीं है, अपने काम से काम रखना है, काम करना है और रिकॉर्डिंग करनी है और घर चले जाना है। तो मेरी बिल्कुल ही पहली मुलाकात और बिल्कुल ही एक नए आदमी के साथ और इतने बड़े आदमी के साथ, तो मेरा 1.5 महीना तो मेरी आवाज ही निकली। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा और आप कह रहे होंगे जी बड़ी गल है जी, बंदा ही है ना, बंदे तो नहीं खाना, अक्सर कह रहे होते हैं ना, नहीं बंदे तो नहीं खाना ना किए। लेकिन यकीन कीजिए कि ये रोब होता है, जिनके आप फैन होते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनके आप काम के फैन होते हैं, जब आप उनके सामने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी झिझक होती है। लेकिन वो 1.5 महीना हुआ, उसके बाद 1.5 महीना मैंने और काम किया, लेकिन मैंने फिर आफ्ताब साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा काम का या जो भी। तो उन्होंने कहा ओके, अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप जाना चाहो आप जाओ। लेकिन आज मैं आपको मजे की बात बताऊं, आफ्ताब इकबाल साहब ने, मतलब मेरे होते हुए जितने लोग हैं, जो मुझे ये भी लगता है कि उम्र में मैं ये तो नहीं कहूँगी उनसे बहुत बड़े, लेकिन बहरहाल को इतने बड़े इतने छोटे भी नहीं थे, लेकिन हर किसी को उनको बेटा कहते हुए देखा। बड़े सीनियर आर्टिस्टों को बेटा कह रहे हैं, फीमेल जितनी है उन्हें बच्चे बेटा। तो जब मैंने उनसे ये फोन पे बात की तो मुझे आज भी उनका जुमला याद है कि उन्होंने कहा यू आर माई बेबी सिस्टर, ये शो आपका है, आपका था, आपका है और रहेगा, आप जब चाहो काम करो, जब चाहो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब मेरे उस्तादों में हैं, इसलिए कि मैंने उनसे सीखा है कि आप एक वक्त में ढेर सारे 15-20 लोगों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर आफ्ताब साहब के बारे में ये मशहूर है ना कि बड़ा डांट देने, बड़ा बेइज्जत, अगर वो थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, यकीन मानिए हम ही आर्टिस्ट उनको बेच के खा जाएंगे, लिख लीजिए मेरी बात। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने अंदर सख्ती लानी पड़ती है जब आपको एक वक्त में काफी सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा है। और वो पाई तो फारे ही नहीं, यूट्यूब पे कोई 7 शो वो यूट्यूब पे के कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, लिखना भी है, शो भी अरेंज करना है, कंटेंट भी सोचना है, गेटअप्स भी सोचने हैं। सो मेरे प्यारे चाहने वालों और जितने लोगों ने बड़ा मुझे मैसेज किए, आपका फिर तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि मेरी आफ्ताब साहब के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना उन्होंने मुझे शो से निकाला है और ना ही मैंने शो छोड़ा है। मैंने उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ,
मुझे ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने कहा बेटा ओके, नो प्रॉब्लम, आप मेरी छोटी बहनों की तरह हो, आप जब आना चाहो वेलकम, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ओके। सो प्लीज गाइस, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, अगर उनके साथ काम नहीं भी कर सकते, अगर आप आम आदमी जो आर्टिस्ट नहीं है, जो सिर्फ हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी दिली एक मुद्दबाना रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप खुदा के लिए ऐसे कंटेंट्स को इग्नोर कर दीजिए जो किसी के भी बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ये जानने में कि कौन कितना बदतमीज है, किसने किसकी बदतमीजी की, किसने किसका शो छोड़ दिया, किसने किसको गाली दी, किसने किसको बेइज्जत किया, किसने किसको नुकसान पहुंचाया। हम आर्टिस्ट हैं यार। आपको पता है कि हमारे ये जो हम लोग जहां पे हमारा बस चलेगा हम वहीं करेंगे ना, हम फेसबुक पे करेंगे या हम यूट्यूब चैनल पे कर देंगे, जो बकवास खुली ऐसी करती, नो प्रॉब्लम। जब ये मुल्क से बाहर कोई भी देख ले, ये पड़ोसी मुल्क है हमारा 2 कदम पे, आपको क्या लगता है कि उनके आर्टिस्ट जब हम लोगों के आर्टिस्टों के बारे में ये वीडियोस देखते होंगे कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के बारे में ये गुफ्तगू कर रहा है, क्या इमेज बनता होगा हमारे मुल्क का, हमारे आर्टिस्टों का, हमारे मजहब का। एक्चुअली हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम क्या पिक्चर दिखा रहे हैं अपने मुल्क की, अपने मीडिया की, अपने कल्चर की, अपनी सेलिब्रिटीज की, क्या इमेज दिखा रहे हैं कि जो मेरे से बहुत उम्र में भी बड़ा है और उसका काम भी मुझसे बहुत ज्यादा है, मुझसे ज्यादा मशहूर भी है, बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी है, मैं देखो कैसा उसको बेइज्जत करता हूँ या करती हूँ। बुरी बात, बहुत बुरी बात। और यकीन मानिए जितने भी लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं उनके लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और जितने लोग इस तरह की वीडियोस को सपोर्ट करते हैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप यकीन मानिए हमारा बोलना, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा किसी के भी बारे में राय का इजहार करना, ये हमारी तरबियत को शो करता है। आपको याद है बचपन में जब हम लोग बदतमीजी करते थे या बचपन में कुछ नादानी हो जाती थी तो माँ एक ही बात, हमारी जो माँ है ना वो एक ही बात कहती थी, मेरी वालदा, मेरी अम्मी, वो हमेशा ये कहती थी कि यार किसी तक कुछ नहीं जाना, लोगों ने ये कहना कि ये किस खानदान की है, किसी का कुछ नहीं जाना, लोगों ने तुम्हारे बाप की तरबियत पे बात करनी है। आज भी हम अपनी बच्चियों को यही सिखा रहे होते हैं कि यार ये कर लो, ये रास्ता ठीक है, ये गलत है, अगर तुम इस पे चलोगे तो आने वाले दिनों में तुम हमारी तरबियत पे सवाल उठाओगे। तो खुदारा अपने वालिदैन की इज्जत बनाइए, अपने वालिदैन की तरबियत पे सवाल मत उठाइए। मेरी आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ के दरखास्त है कि नेगेटिव कंटेंट मत बनाइए, नेगेटिव कंटेंट को सपोर्ट मत कीजिए, नेगेटिव चीजों को वायरल मत कीजिए, चाहे वो आपके प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब के बारे में क्यों ना हो। हमें शिकायतें हैं, हमें बहुत सारे, हम आम आवाम को, हमें जाहिर है हम भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, महंगाई है, काफी सारे मसाइल हैं, हमें भी शिकायतें हैं, लेकिन क्या हम अपने प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, जिसको हमने चुना, क्या हम उसको वीडियो के जरिए, फेसबुक के जरिए, टिकटॉक पे वीडियोस बना के, नेगेटिव कंटेंट बना के, क्या हम उसको बेइज्जत करके पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ये है हमारी तरबियत। सो प्लीज गाइस, हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग एक कौम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और जिनके बारे में हम लोग बातें करते हैं वो एक सोशल, ये मीडिया एक ही है ना, इतनी सी तो इंडस्ट्री है। पंजाब, सिंध, सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, ये हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम सब एक हैं। पहले तो आप खुद को ये यकीन दिलाइए कि हम एक हैं। क्या हमारा भाई, क्या हमारा बाप, क्या हमारा बहनोई, क्या हमारा मामा चाचा कोई भी बड़ा हमारे से उम्र में या हमारी उम्र की ही, क्या हमारे साथ उनका कोई इख्तलाफ राय होगा तो क्या हम उनके खिलाफ वीडियो बनाएंगे? क्या उस वीडियो को सोशल मीडिया पे फेंक के उनकी बेइज्जती करेंगे? नहीं ना। तो कहाँ का इंसाफ है? सच बोलना सीखिए। यकीन मानिए सच में बड़ी ताकत है। यकीन मानिए सच में जितना सुकून है दुनिया की किसी चीज में नहीं है। खुदा की कसम मैं आपको आज हल्फन ये कह रही हूं कि सच में जितनी ताकत और सुकून है ना दुनिया में किसी चीज में नहीं है। तो क्यों हम इतना ड्रामा क्रिएट करते हैं? क्यों हम हर चीज को इतना कंट्रोवर्शियल कर देते हैं? आफ्ताब इकबाल साहब मेरे लिए हमेशा से काबिल एहतराम थे, हमेशा रहेंगे, और मैं हमेशा से उनकी इज्जत करती रहूंगी। और वो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। मैंने देखा है 3 महीनों में, मैंने देखा है उस शख्स को काम से रिलेटेड तो फिक्रें हैं, फिर उनको ये भी फिक्र होती है कि आर्टिस्टों ने खाना क्या है, कि पका की है,
आर्टिस्टों को क्या दिया है? अच्छा खाने का टाइम हो गया, वो खाना खा, ओके। मैंने अब तक जितने जगह पे काम किया वो वहाँ पे ये जाहिर है हर टीम का एक अपना मिजाज होता है। ठीक है जी, दोपहर के खाने का वक्त हो गया, लंच ब्रेक है, आ जाइए, डिनर ब्रेक है, आ जाइए। ये वाहिद रिकॉर्डिंग की ना आफ्ताब इकबाल साहब के फार्म हाउस पे, ये वाहिद रिकॉर्डिंग थी, मेरी लाइफ की पहली रिकॉर्डिंग थी जहाँ पे खाने का कोई टाइम ही नहीं था। मैंने खुद देखा है, जब हम लोग जा रहे हैं, फर्ज करो 12 बजे जा रहे हैं, तो दोपहर का खाना कोई खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, जो मर्जी जिसका मर्जी दिल कर रहा है खा रहा है, पी रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है। एक बाकायदा किचन है, एक बंदा है। और जब मैंने छोड़ा कुछ ही अर्सा पहले, आप सब जिक्र कर रहे कि यार खाना आता है, अच्छा तो तंदूर से रोटियां आती हैं, तो ये तो ठंडी हो जाती हैं, तो ये तो फ्रा है, तो ये तो इंज कर एक तंदूर ला ले और एक बंदा हायर कर ले और आटा उथों मंगा, खालिस आटा मंगा और आर्टिस्टां नूं इत्थे दे। कौन करता है? और ये अब आप समझोगे कि यार पता नहीं, ये मैं अंदर की बातें बता रही हूँ। ये है आफ्ताब इकबाल, हमारे जो जनाब प्रोफेसर आबिद साहब मारूफ, जो बागी, जिनकी डेथ हुई। और तब उनकी फौतगी के नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद हमारे ग्रुप में उन्होंने कुछ पिक्चर्स शेयर की, तो आप यकीन कीजिए कि मुझे अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल गए। और मैंने शायद, जहाँ तक मेरा हाफजा काम करता है, मैंने शेयर भी किया था, मैंने उस ग्रुप में बोला भी था कि आज मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। अक्सर हम कह रहे होते हैं यार वो फलां इंजदा है, उन्होंने पता नहीं क्यों अल्लाह दे जाता है, वो फलां इंजदा है, उन्होंने पता नहीं क्यों दे। हम वो कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, अब मैं माफी के साथ कह रही हूँ, हम वो कौम है जो कहते हैं या अल्लाह सानू दे ना दे, ओदे कोल खोल है। क्यों? अल्लाह जिसको इज्जत दे उसकी इज्जत करो। इमरान खान को अल्लाह ने वजीर आजम बनाया ना, अल्लाह पाक की जात नहीं चाहती तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, तो अल्लाह ने उसे ओहदा दिया, हुकूमत दी, उसकी इज्जत करो। अल्लाह ने आफ्ताब इकबाल को बनाया, उसकी इज्जत करो। तो ये वो सारी चीजें हैं। जब मैंने उनकी पिक्चर्स देखी बागी साहब के बच्चों के साथ, वो खुद चल के उनके घर गए और जो भी होता है आफ्ताब साहब का मिजाज है, लेना देना सब वो करके, और वो फिर उनके बच्चों के साथ जो उन्होंने पिक्चर्स बनाई, तो मतलब मैं अगर आने वाले दिनों में कुछ वीडियो में मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा, आप देखिएगा। कौन जाता है, कौन करता है? यहाँ पे आप सगा बाप मर जाए दूसरे दिन कोई नहीं पूछता, कौन पूछता है? वर्क प्लेस पे ज्यादा आके एक दिन बच्चे नु चेक तफा रहे, उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि अच्छा जी जब तक वो यूनिवर्सिटीज में नहीं जाते, वो उनका सारा जो खर्चा है पढ़ाई का, ये वो बच्चों का, वो सब मेरे जिम्मे है। ये तो टेलीविजन पे अनाउंस नहीं किया, ये तो अखबारों में नहीं छपाया, इसको भी देखो ना यार, इसको उठाओ, इसको वायरल करो। और ये इसलिए नहीं वायरल कर रहे होते कि आफ्ताब साहब नु कोई बैज लग जाने ने, कोई तारे लग जाने ने, चल लग, ऐसा नहीं है। आप यकीन कीजिए, मैं अक्सर वीडियोस बना रही होती हूँ, न्याज दे रही हूँ, अगर मैं देगे दे रही हूँ, तो मेरी हर वीडियो पे कुछ लोग जो है वो, मतलब हर वीडियो पे लाजमी 1-2-4 कमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप दिखावा कर रही हैं, अगर देना है अल्लाह का नेक काम कर रही हैं तो मत शो ऑफ कीजिए फलां। आपको पता है वो शो ऑफ नहीं होता। अगर आफ्ताब साहब ने ये कह दिया, उनको देख के अगर सिर्फ मैंने किसी भी यतीम की कफालत शुरू कर दी, जितनी मेरी पसली है, जितना मेरे से हो सके मैं कर दूं, तो ये सवाब कहीं ना कहीं तो उनको थोड़ा बहुत मिलेगा ना। मुझे देख के अगर आपने 4 बंदों को खाना खिला दिया तो कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा ना। ये वो चीजें हैं जिनको वायरल कीजिए, ये वो चीजें हैं जिन पे वीडियो बनाओ, ये वो चीजें हैं जो लोगों को दिखाओ कि ये है हमारा पाकिस्तानी, ये है हमारा मुस्लिम भाई, ये है हमारा मीडिया, और ये है हमारे सेलिब्रिटीज। ये दिखाओ, ये मत दिखाओ कि खलीलुर रहमान कमर ने किन्हू बेइज्जत करता, किथों माइक लाता ही नहीं, ये मत दिखाओ यार। पॉजिटिविटी दिखाओ और हकीकत दिखाओ। मैंने फिर वही कहूंगी कि सच में बहुत सुकून है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी बातें मैंने की हैं, अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप में से किसी एक का भी पॉइंट ऑफ व्यू, सोच चेंज हो गई, आपका सोचने का तरीका, आपका जो पहले सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर वो इतना सा भी हिला है ना, तो मैं तहे दिल से आपकी बहुत मशकूर रहूंगी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए। आपको पता है कि अल्लाह पाक है क्या, अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह पाक कमी बेशी माफ करे। अल्लाह पाक फरमाते हैं जैसा तुम मुझसे गुमान करोगे मैं वैसा हूं। सो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा गुमान कीजिए, खुश रहिए। अपने आसपास अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, उनको खुश रखिए। और पॉजिटिविटी में बहुत सुकून है दोस्तों। बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।